देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एग्जामिनर कह रहा है द डायग्राम शोज अ पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं 1 होल 1/2 एंड 5 होल 1/2 और बी के कोऑर्डिनेट्स भी आपको मिक्स नंबर में बता दिए गए हैं। लाइंग ऑन द कर्व विद इक्वेशन दिस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मैक्सिमम पॉइंट। जब भी मैक्सिमम पॉइंट लिखा हो, मिनिमम पॉइंट लिखा हो, आपने हमेशा उसका बेटा डेरिवेटिव लेना है। तो मैं इस इक्वेशन का मुझे डेरिवेटिव लेना है, तो dy बाई डी एक्स मैं लूँगा इसका 9x का, मैं डायरेक्ट इसका लिख रहा हूँ। 9x का डेरिवेटिव बेटा 9 होगा, माइनस जो है ना आगे हमारे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट की पावर 3/2 है, तो 3/2 आप नीचे लेकर आ जाओ और इसका डेरिवेटिव हमने कंप्लीट करना है। तो दिस इज़ 2x + 1 और उसमें से 3/2 में से आपने 1 माइनस करना है, तो बेटा जी वो फिर 1/2 दे देगा इनटू आप ब्रैकेट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई भी करना नहीं भूलेंगे। ब्रैकेट डेरिवेटिव का पावर रूल, इंटीग्रेशन का पावर रूल कुछ फॉलो करता है जिसमें ब्रैकेट बेस के डेरिवेटिव से डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करना होता है, इंटीग्रेशन के अंदर डिवाइड करना होता है। तो हमारे पास जो है ना बेटा जी ये आपके पास आ जाएगा 9 माइनस ये वाला 2 और ये वाला 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, दिस इज़ -3 और आगे आपके पास है 2x + 1 होल पावर 1/2। तो यहाँ पर जो है ना ये डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो गई हमारी, 9 - 3 होल पावर, बट वो स्टेशनरी मैक्सिमम पॉइंट है। तो जब भी आप मैक्सिमम पॉइंट देखोगे, मिनिमम पॉइंट देखोगे, उसको आप सिंपली कह सकते हो कि सर दिस इज़ स्टेशनरी पॉइंट। और फॉर स्टेशनरी पॉइंट जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा ज़ीरो लिया जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हम उसको ज़ीरो कर लेंगे। तो अब जो डेरिवेटिव हमने निकाला उसको लेफ़्ट साइड पे आप ज़ीरो कर दें और राइट साइड पे आपके पास 9 - 3 इंटू 2x + 1 होल पावर 1/2। तो आप इस ब्रैकेट को लेफ़्ट साइड पे लेकर आ जाएं, तो दिस विल बी लाइक 3 इंटू 2x + 1 एंड होल पावर 1/2 इज़ इक्वल टू 9। जब ये चीज़ आपके पास आ जाए तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, आप इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे आप स्क्वायर ले लें। 3 का स्क्वायर जो हो जाएगा बेटा जी आपके पास जो है ना वो 9 हो जाएगा दिस इज़ 9 इंटू इसका अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज़ 2x + 1। तो 9 का स्क्वायर जो होता है बेटा जी वो तो होता है 81 और डिवाइडेड बाई 9 को उधर जाकर डिवाइड कर दो, तो 2x + 1 इज़ इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 9, तो दिस इज़ 9। तो हमें जो है ना 2x + 1, दिस इज़ 2x + 1 = 9। हमें x का कोऑर्डिनेट चाहिए, 2x = 8 एंड x इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 4। तो मेरे पास ये 4 आ गया है। तो अब मेन इक्वेशन जो आपके पास कर्व थी उसमें y निकालना है हमें, तो यहाँ पर हमें y निकालना है। x की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो आप लिखेंगे 9 × 4 माइनस और ब्रैकेट में आप लिखेंगे 2 × 4 + 1 और इस सारे की पावर 3/2 हो जाएगी। तो 9 × 4 बेटा जी 36 आएगा, 4 × 2 8, 8 + 1 9 और 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो 3 का स्क्वायर 3/2, 2 2 कैंसल्स, तो ये 36 और 3 का क्यूब 27, तो इनका डिफरेंस लो तो 9 आ जाएगा आपके पास। तो y की वैल्यू जो है ना बेटा जी 9 आ चुकी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द कर्व। तो यहाँ पर x मेरे पास 4 है और y मेरे पास जो है ना 9 आया है। तो अब आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 4, 9, तो यहाँ पर आप इसको सर्कल कर दोगे। यही हमारे वो दो पॉइंट्स हैं जिसके बारे में उसने कहा था, तो वो मैक्सिमम पॉइंट है। बी पार्ट में देखें वेरीफाई। सर कौन सा पेपर कर रहे हैं? ये 13 मई जून 23 वेरिएंट 13 है हमारे पास। ये भी कौन से क्वेश्चन पे? ये लास्ट क्वेश्चन से मैं शुरू कर रहा हूँ। मुश्किल वाले ठीक है। क्वेश्चन क्योंकि स्टार्ट से शुरू करें तो इजी क्वेश्चंस होते हैं, क्लास एंड हो जाती है, लेकिन वो जो पर्पस है हमारा P1 का कि हार्ड सेक्शन हमने समझना है वो रह जाता है, तो हमें उस चीज़ को क्लियर करना है। P1 में जो लास्ट वाला पोर्शन होता है वो काफ़ी मुश्किल मान जाता है बच्चों के लिए।
तो मैं ये वाली पॉलिसी कल से चेंज की है, क्योंकि स्टार्ट वाला बायनोमियल करने का इतना फ़ायदा नहीं है। वो आप जस्ट वीडियो एंड पे देख लीजिएगा, वो आपको समझ आ जाएगा। असल चीज़ आपने इन ये चीज़ों को पेपर कौन सा है? जी पेपर कौन सा है? 13, ये देखो मई जून 13 13 वेरिएंट 23। सिर्फ आप ये अब इसके मे 23 ईयर 23 के ये 7 पेपर कर लो और एक फेब मार्च का 24 का, तो आपका पूरा P 100% क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बच सकता। अब बी पार्ट में हमने भाई वेरीफाई करना है। अगर हम बात करें कि भाई ए पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो पॉइंट ए है उसके कर्व एट ए की बात कर रहा है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। ए के कोऑर्डिनेट्स उसने बताए हुए हैं 1.5 और 5.5 होल नंबर में उसने लिखा हुआ है, तो आप उसको 3/2 बोल सकते हो। आप इसको ए को आप क्या है 1 होल को आप अगर उसका होल नंबर ख़त्म कर दो तो 3/2 हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास जो है ना 11/2 हो जाएगा। ये मेरे पास जो है ना ए का पॉइंट है, और इसके ऊपर नॉर्मल की वेरीफाई करो दैट ए बी लाइन ए बी इज़ द नॉर्मल टू द कर्व एट ए। तो आप बेटा डेरिवेटिव की इक्वेशन लिखो, दिस इज़ डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 9 माइनस हमारे पास डेरिवेटिव था 9 इंटू 3, अपना डेरिवेटिव जो आपने ऊपर लिखा है उसी डेरिवेटिव के अंदर आपने x की जगह पे 3/2 वैल्यू पुट कर देनी है, और आपके पास जो है ना +1, और इस सारे की पावर बेटा 1/2 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 + 1 4 होगा, 4 का √2 होता है, तो दिस इज़ 3 एंड मैं यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिख रहा हूँ। आई होप आपको समझ आई। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 + 1 4 हुआ, 4 की पावर 1/2 मीन 4 का √2 हुआ, 3 × 2 6 हो जाएगा, 9 - 6 आपको यहाँ पर 3 हमारे पास ग्रेडियंट मिल जाएगा। ये वाला जो ग्रेडियंट है एक्चुअली ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है। जब भी आपके पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आए आपने फौरी तौर पर ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल इज़ एक्चुअली द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द टेंजेंट, तो दिस इज़ -1/3। हमारे पास जब भी टेंजेंट का ग्रेडियंट होएगा, हमें अगर नॉर्मल का वर्ड नज़र आएगा तो आपने टेंजेंट ऑफ ग्रेडियंट जो ग्रेडियंट है टेंजेंट का उससे नॉर्मल डायरेक्ट बनाओ, नेगेटिव रेसिप्रोकल। इधर अगर नेगेटिव होता, यहाँ पे अभी पॉजिटिव था, इसका डायरेक्ट फार्मूला सीखो, कहते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट बिकम्स द ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल। तो अगर 3 के साथ प्लस है तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव होगा, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होता है, तो आपके पास नॉर्मल का ग्रेडियंट हमारे पास आ चुका है, दैट इज़ -1/3। हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है ये कर्व के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है, हमारे पास ये पॉइंट्स हैं और हमारे पास ग्रेडियंट भी है, तो अब देखो ये इन दो पॉइंट ए पॉइंट्स है और इसके साथ जो है ना बी पॉइंट भी लिख के देखो। अब लाइन ए बी को प्रूफ करना है ना कि वो उसके परपेंडिकुलर है, तो बी के जो पॉइंट्स हैं ये ऊपर से आप देख लो बेटा, बी के पॉइंट्स हमारे पास गिवन है 7.5 और 3.5। तो अब यहाँ पर आप इसका होल नंबर ख़त्म करो बी का, तो 15/2 7.5 ही होता है। फ्रैक्शन में उसने होल नंबर दिया, आप फ्रैक्शन बना दो, और उसके बाद जो है ना बी का जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास बेटा जी, वो 7/2 को 3.5 ही कहते हैं। अब ए बी का ग्रेडियंट निकालना है मैंने। देखो अगर ए बी ए कर्व ए के ऊपर अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये ए बी लाइन कर्व के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो फिर ए बी का जो ग्रेडियंट होगा वो उसका आपके ग्रेडियंट इक्वल होने चाहिए, -3 परपेंडिकुलर 3 का रेसिप्रोकल सेम होना चाहिए ना भाई। अब देखो हम पहले ग्रेडियंट निकालते हैं ए बी का, आप ए बी का इधर से ग्रेडियंट निकाल लो। ग्रेडियंट का फार्मूला होता है y2 - y1, तो ये 11/2 है, दिस इज़ 11/2 माइनस उसमें से मैं उसका 7/2 माइनस कर दूं। कैलकुलेटर की गेम है, फ्रैक्शन को ज़्यादा प्रेफर किया करो, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर वर्ड एग्जैक्ट लिखता है, कभी वो कहता है एग्जैक्ट, कभी वो कहता है सर्ड्स, तो कैलकुलेटर को अवॉइड करो मैक्सिमम। जितना ज़्यादा मैनुअली चीज़ों को डील कर सकते हो एग्जामिनर को दिखाओ, क्योंकि वो एग्जैक्ट और सर्ड्स के वर्ड्स यूज़ करता है कि इनकी मैनुअल मैनेजमेंट ठीक है बच्चों की कि नहीं है, या सिर्फ कैलकुलेटर के ऊपर स्ट्रेट डेसिमल निकाल लेते हैं
और फिर जो है ना कहते हैं कि जी हमारा कैलकुलेटर फ्रैक्शन नहीं बता रहा, तो इस चीज़ से आपने बचना है। तो ये x2 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो यहाँ से अब आप ये दिखा के कैलकुलेटर से ऊपर वाली फ्रैक्शन सॉल्व करो, नीचे वाली सॉल्व करो, तो आपका ग्रेडियंट बेटा वही आएगा -1/3। अब देखो, अगर आप ये देखो इसका ग्रेडियंट आ गया और ये वाला ग्रेडियंट इसके पास आ गया, हमारे पास फार्मूला होता है जब दो चीज़ें नॉर्मल होती हैं, m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल टू -1। अब अगर आपके पास m1 जो पहला ग्रेडियंट हमारे पास जो है ना आया था वो 3 था, देखो पहला जो ग्रेडियंट आया था जिसका मैंने नेगेटिव रेसिप्रोकल 1/3 बोला था, अब प्रूफ टेस्ट में डाल दो। पहली लाइन का ग्रेडियंट 3 था और जो दूसरी लाइन का ग्रेडियंट मैंने निकाला है वो -1/3 है। इनको आप अगर मल्टीप्लाई करो, अगर -1 आ जाए तो यस -1 इज इक्वल टू -1, ये प्रूफ कर रहा है कि यस ए बी इज़ नॉर्मल, ए बी इज़ नॉर्मल टू कर्व। तो यस प्रूफ हो गया, जो ए बी है इज़ नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल टू कर्व। और हमारे पास कोई रास्ता नहीं था जिससे हम ये वेरीफाई कर सकें कि ये लाइन ए बी कर्व के ऊपर नॉर्मल है। तो जब भी नॉर्मल का टेस्ट होएगा तो आप ग्रेडियंट निकालोगे, जो डेरिवेटिव था उसका हमने ग्रेडियंट निकाला, वो 3 आया। मैंने आपको नॉर्मल का ग्रेडियंट सिखा भी दिया कि वो कैसे निकालते हैं, लेकिन हमने फिर पॉइंट्स के मदद से उनका ग्रेडियंट निकाला। और जब दो चीज़ें परपेंडिकुलर होती हैं उनके लिए एक फार्मूला यूज़ होता है, m1 टाइम्स m2 इज इक्वल टू -1, या नेगेटिव रेसिप्रोकल इज़ द सेम थिंग। ग्रेडियंट आपका -1 इक्वल हुआ, तो यू कैन से कि सर यस ए बी इज़ नॉर्मल। अब जी फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब ये ऐसे क्वेश्चंस में बच्चा फंस जाता है, इंटीग्रेशन में वॉल्यूम होता है और इसके अलावा जो है ना एरिया होता है हमारे पास। तो अब आपने जो है ना ए बी की इक्वेशन बताओ, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिख दो कि इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, जो ए बी जिसका ऊपर हमने ग्रेडियंट निकाला और उसके पॉइंट्स हैं हमारे पास कौन से, 11/2 है आपके पास और जो है ना 3/2 है, ये वाला ए के ऊपर बात हो रही है। तो अब यहाँ पर जल्दी जल्दी इसकी इक्वेशन निकाल लो, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये चीज़ें हैं याद करने वाली जो कि आपको प्रैक्टिस में लानी है, तो फिर P1 इंशाल्लाह बहुत इजी हो जाएगा, आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। लुक y माइनस y1, तो आपके पास जो है ना ये y माइनस y1 जो है ना आपके पास बेटा जी 11/2 है और इसका ग्रेडियंट जो है ना वो -1/3 है, इंटू x माइनस x1, x और x1 आपका बेटा 3/2 है। पॉइंट्स क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने यहाँ पर 11/2 को भी राइट साइड पे बेटा जी ले जाओ, पहले इस ब्रैकेट को खोल लिया करो। तो यहाँ पर बेटा जी 1/3 x हो जाएगा, अगर सही नज़र नहीं आ रहा तो मैं जूम कर देता हूँ, -3x हो गया। और यहाँ पर आप बेटा करोगे तो आपके पास 3 से 3 कट जाएगा, +1/2 आएगा। इधर से 11/2 भी राइट पे स्विच कर दो और ये 11/2 और y। आपने हमेशा इक्वेशन को y इज़ इक्वल टू mx प्लस c वाले पैटर्न पे कन्वर्ट करना होता है तो y को सब्जेक्ट बना लिया करें। तो बेटा जी यहाँ से जो इक्वेशन हमारे पास बन गई, दिस इज़ y इज़ इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो तो यही x/3 होगा, तो -x/3। ये वाली फ्रैक्शन कैलकुलेटर से ऐड कर दो, वैसे नज़र आ रहा है 11 + 1 12, डिनोमिनेटर सेम है, तो 12 डिवाइड बाई 2, तो इट इज़ गिविंग यू 6। तो ये ए बी की इक्वेशन हमारे पास बेटा आ गई। अब शेडेड रीजन असल में हमने निकालना था। अब मैंने ये काम क्यों किया, क्योंकि मुझे तो शेडेड रीजन की बात कर रहा है। अब देखो शेडेड रीजन में ये कर्व है, ये वाला कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन गिवन है। ये वाली जो ए बी थी ना लाइन, इसकी इक्वेशन नहीं थी, सिर्फ इस दफ़ा उसने पॉइंट्स दिए थे। और शेडेड रीजन का फार्मूला होता है, एरिया जब भी निकालोगे आपने लिखना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक्स एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं। लोग ये वाला पॉइंट x का और ये वाला पॉइंट x का, अब इंटीग्रेशन की लिमिट बन जाएंगे। एरिया के लिए होता है आपका अपर ग्राफ, एरिया के लिए अपर ग्राफ माइनस जो है ना बेटा जी लोअर ग्राफ होगा। इंटीग्रेशन ऑफ अपर ग्राफ माइनस लोअर ग्राफ विल गिव यू द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो इंटीग्रेशन में शेडेड रीजन
दो ग्राफ का डिफरेंस होएगा, अपर माइनस लोअर। अब हम नीचे आ जाते हैं, अपर हमारे पास था लेकिन लोअर नहीं था, तो ए बी पॉइंट्स को यूज़ करते हुए मैंने पहले लोअर की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। तो अब आपने सिंपल लिखना है जी, शेडेड रीजन, हमसे तो एग्जामिनर ने 5 नंबर का शेडेड रीजन पूछा है। ये वाले क्वेश्चन कंपैरिजन बेटा जी वॉल्यूम ऑफ रोटेशन का भी एग्जामिनर दे देता है, कभी शेडेड रीजन दे देता है, और ये 13 मार्क्स तक जो है ना ये मार्जिन तक जाता है क्वेश्चन। इंटीग्रेशन जिसमें शेडेड रीजन होएगा, तो शेडेड रीजन का आप फार्मूला यहाँ पर लिख लो बेटा। आप इंटीग्रेशन लिखोगे, एक्स एक्सिस में 3/2 को 1.5 लिखा जा सकता है और 15/2 को 7.5 भी लिखा जा सकता है। ये मेरी हो गई बेटा लोअर लिमिट, ये मेरी हो गई अपर लिमिट, और यहाँ पर अपर ग्राफ मेरा जो है ना क्वेश्चन के अंदर जो है ना दैट इज़ 9x, माइनस जो है ना आपके पास जो है ना बेटा जी 2x है, और प्लस जो है ना 1 है, और इस सारे की पावर 3/2, और इसमें से माइनस कर दो लोअर ग्राफ, और लोअर ग्राफ हमने ये निकाला हुआ है, ये वाला ऊपर अभी निकाला है, दैट इज़ x/3 और प्लस जो है ना 6, और यहाँ पर बेटा जी क्लोज हुआ, दिस इज़ dx, और यहाँ पर आपके पास जो है ना अब हमने अंदर वाली चीज़ों को इंटीग्रेट पहले करना है और फिर उसमें लिमिट्स अप्लाई करना है। देखें अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले मॉडुलस लगा दिया करें। ये मॉडुलस बेटा जी यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज़ द मॉडुलस। अब मॉडुलस की जो लिमिट है बेटा जी वो आपके पास 1.5 है, और जो अगली अपर लिमिट है बेटा दैट इज़ 7.5। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब याद रखो इसकी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, पहले पार्ट में हमने इस हिस्से की डिफ्रेंशिएशन की थी, तो डिफ्रेंशिएशन भी आ गई, इंटीग्रेशन भी आ गई। अब 9 के ऊपर मैं पावर रूल लगाऊंगा, तो x की पावर 1 के अंदर मैं 1 को ऐड करूंगा और ओवर न्यू पावर से डिवाइड कर दूंगा। तो लुक दिस इज़ 9x, और इसकी पावर 1 बाई ये 2 हो जाएगी, और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा मेरे पास, माइनस जब भी मैं ब्रैकेट की इंटीग्रेशन करूंगा ब्रैकेट की पावर के ऊपर 1 ऐड कर दूंगा, मतलब मैं यहाँ पर 1 ऐड करूंगा, और आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लेने के चक्कर में नहीं पड़ना। 3/2 प्लस 1 आपके पास ऑटोमेटिकली 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखो दिस इज़ 2x प्लस 1, और इस सारे की पावर जो है ना बेटा जी 5/2, और इंटीग्रेशन में डिवाइड करना होता है आपने पावर को। अब ये पावर नीचे डिवाइड करो, लेकिन ब्रैकेट के डेरिवेटिव से भी डिवाइड करना पड़ेगा। आपके पास ब्रैकेट 2x है, तो इसका डेरिवेटिव बेटा जी 2 होगा। तो यहाँ पर मेरे पास इंटीग्रेशन अपर ग्राफ की कंप्लीट हो गई। लुक यहाँ तक मैंने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर ली, आगे माइनस, और आपके पास जो है ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपके पास ये ब्रैकेट है सिंपल, इसमें तो और कोई चक्कर नहीं है। x की जो पावर है बेटा जी ये आपके पास हो जाएगी x की पावर 2 ओवर 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 6, तो x² 6 हो जाएगा, माइनस खाली 6 की इंटीग्रेशन आपके पास बेटा जी वो आ जाएगी 6x, और ये प्लस से माइनस क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ब्रैकेट को साथ एक्सपेंड कर दिया, माइनस माइनस प्लस हुआ, x/3 की इंटीग्रेशन x² 6 हुई, प्लस माइनस माइनस हुआ, ओनली 6 विल गिव यू 6x एज द इंटीग्रेंड। तो मेरी अंदर इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है, इस 2 से ये 2 कट सकता है, अगर 2 से ये 2 आपके पास बेटा जी कट गया, तो अब आपके पास जो है ना फाइनल एक्सप्रेशन दिखाओ। लास्ट क्वेश्चन है तो जगह तो बहुत होगी। अब यहाँ पर जो है ना ये हम यहाँ पर जो है ना ये दिखा रहे हैं इसको। अब आपने जी 9 हमारे पास पहला जो एक्सप्रेशन है वो 9x² 2 है। उसके बाद जो है ना दूसरा एक्सप्रेशन जो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास जो है ना हमारे पास बेटा जी क्या बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बस इसके नीचे 5 रह जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपने 5 रखना है। सिंप्लीफाई करते या ना करते आप उसको जो है ना डायरेक्ट अपर लिमिट डाल भी सकते थे, लेकिन हम वर्किंग पूरी दिखाएंगे। 2x प्लस 1 इस सारे की पावर बेटा जी 5/2, नीचे 2 से 2 कट गया था, तो बेटा जी आपके पास जो है ना वो 5 आ गया, और प्लस जो है ना राइट साइड के ऊपर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, x² 6 था, और माइनस जो है ना ये 6x है, और मॉडुलस अपने क्लोज कर दो, राइट साइड के ऊपर 1.5 है, और यहाँ पर बेटा जी आपके पास 7.5 है। ये वाले क्वेश्चंस आपका टाइम लेंगे, इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है। मैं तो कहूँगा कि आपने ये वाला पेपर ही उल्टा सॉल्व करना है। इन पेपर्स में से अपने क्वेश्चन मार्क्स सिक्योर कर लेने हैं।
अब हमने क्या करना है, अपर लिमिट बेटा जी इसके अंदर पुट करेंगे। अब 9 के अंदर आपने अपनी अपर लिमिट बेटा जी पुट करें। अब हमारे पास है जी 9, यहाँ पे आप जो है ना ये 9 और x की जगह पे आप बेटा जी 7.5 पुट करेंगे और इसका स्क्वायर ओवर जो है ना 2 हो जाएगा, -2 x की जगह पे अपर लिमिट जो कि 7.5 प्लस 1 है और इसकी पावर हमारे पास है 5/2, तो दिस इज़ 5/2 ओवर 5 प्लस x की जगह पे बेटा जी आप लिखेंगे 7.5, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 6 -6 और इसकी जगह पे 7.5 आगे माइनस। अब आपने लोअर लिमिट रखनी है, अगली ब्रैकेट में लोअर लिमिट शो करके दिखानी है। हमारे पास हो गया 9, x की जगह पे अब आपने 1.5 पुट करना है और इसका स्क्वायर दिखाना है डिवाइडेड बाई 2 माइनस जो है ना 2, x की जगह पे बेटा जी आपने 1.5 पुट करना है और प्लस 1 और इस सारे की पावर जो है ना बेटा जी 5/2 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, प्लस x की जगह पे बेटा जी आपने पुट करना है 1/5 और इसका स्क्वायर ओवर 6 और माइनस जो है ना 6 और x की जगह पे 1.5। तो अब यहाँ पर ये सारा काम बेटा जी आप कैलकुलेटर से आप करें, जो पहली अपर लिमिट वाली है ये सारा कुछ कैलकुलेटर के अंदर आप डालें तो आपके पास फ्रैक्शन के अंदर आंसर देगी मार्क स्कीम के अकॉर्डिंग 127/10 आना चाहिए और इसका आंसर जो है ना आपका माइनस में आना चाहिए 49/10 और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें फर्दर 127/10 माइनस माइनस प्लस तो 49/10, तो अब आपके पास बेटा जी इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो 176 होगा, तो 176 को 10 से डिवाइड कर दो, 176 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आपका 17.6 आ जाएगा। दिस इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। उसने हमसे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन पूछा था, इसको आप लिख दो यूनिट स्क्वायर। हमें यूनिट्स का तो नहीं पता कि सेंटीमीटर में है या मीटर के अंदर है, तो आप जो है ना इसको यूनिट स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा जी लास्ट वाला जो था वो हमने सॉल्व कर लिया। 5 + 3 8 और 8 + 4 12 मार्क का क्वेश्चन है। ये वाला आपके पास 12 मार्क का क्वेश्चन आया लास्ट वाला। तो ये वाले जो हैवी वेटेज वाले क्वेश्चन हैं बेटा जी इनको पहले हमने सॉल्व करना है और इन्हीं के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करो। बाकी आप पूरे साल से प्रैक्टिस करते आ रहे हो, अगर वो अभी भी नहीं कर सकते तो वो फिर कभी भी नहीं कर सकते आप लोग, उसकी टेंशन जो है ना छोड़ दो, इनके ऊपर फोकस करो। आप क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर देखो क्या कह रहा है जी, a curve which passes through 0,3 has equation y equals f of x. It is given that derivative of the function, हमें डेरिवेटिव दिया गया है। अच्छा, डेरिवेटिव को dy/dx ना लिखा हो ना तो उसके ऊपर डैश भी लिखा हो, वो भी डेरिवेटिव ही होता है। तो फंक्शन इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज गिवन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो इक्वेशन ऑफ कर्व के स्टेप आपको मैंने बताए हुए हैं। जब भी वो पूछे इक्वेशन ऑफ द कर्व आपने कहना है इंटीग्रेशन सी पॉइंट सी फाइंड करो एंड यू आर डन। ये तो वही वाले स्टेप्स हैं इंटीग्रेशन ऑफ कर्व के। हमें अगर डेरिवेटिव गिवन है तो मुझे फंक्शन चाहिए, तो मैं सबसे पहले इधर जब डेरिवेटिव से यहाँ पे फंक्शन लिखूँगा ना तो मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन लगानी पड़ेगी और इंटीग्रेशन जो मेरे पास है 1 - 2 ओवर दिस डिनोमिनेटर। रिमेंबर, you cannot differentiate in the denominator, you cannot integrate in the denominator। आपको इस ब्रैकेट को ऊपर भेजना पड़ेगा पावर रूल के लिए। तो ये वाली ब्रैकेट आपने हमेशा ऊपर की तरफ लेकर जानी है और इसकी पावर -3 हो जाएगी और यहाँ पर आप dx लगाओगे। अब सिंपल हमने इंटीग्रेशन करनी है। 1 की इंटीग्रेशन बेटा जी x होगी, आगे 2 × x - 1, ब्रैकेट की इंटीग्रेशन -3 में 1 ऐड करो तो -2 हो जाएगा और आपका -2 बेटा जी नीचे आ जाएगा। और ब्रैकेट में ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिखना नहीं भूलना, x का डेरिवेटिव 1 है लिखो ताकि आपकी आदत बन जाए। ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। अक्सर बच्चे ब्रैकेट का डेरिवेटिव नीचे लगाना भूल जाते हैं और अच्छे खासे मार्क्स उसके जो है ना बेचारा वो बच्चा लूज़ कर लेता है। तो आपके पास फंक्शन जो होता है ना वो y ही होता है। अब c वाली इक्वेशन के ऊपर हम क्या बन चुके हैं, हमारे पास जो मेन इक्वेशन आ चुकी है दिस इज़ x
माइनस जो है ना आपके पास नीचे वाला माइनस और ये वाला माइनस तो कट गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया। ऊपर वाली चीज़ को वापस डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ, ऊपर आपके पास जो है ना बेटा जी 1 आ जाएगा, और ये नीचे चीज़ जब जाएगी x माइनस 2 और इसकी पावर 2 हो जाएगी और प्लस c, तो हमें जो है ना c की वैल्यू चाहिए। फॉर इक्वेशन ऑफ कर्व, स्टेप्स को रट्टा मार लो, स्टेप्स को याद कर लो कि जब भी एग्जामिनर आपसे इक्वेशन ऑफ कर्व के बारे में पूछेगा तो आपने जो इक्वेशन देखनी है वो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड होएगी, आपने जस्ट उसको इंटीग्रेट करना है, इसमें लिमिट नहीं होगी, c लगाना है और c की वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन दे देनी है। ये मार्क्स तो किसी के भी नहीं कटने चाहिए। तो हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है वो पॉइंट हमारे पास क्या है, वो पॉइंट है बेटा जी 0,3 गिवन है, तो दिस इज़ आवर पॉइंट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉइंट है, उधर भी आपको यही काम करना होता है 0,3। अब y की जगह पे बेटा आप 3 लिख दो, x की जगह पे 0 लिख दो, प्लस 1 ओवर x की जगह पे 0 माइनस 2 तो 2, तो 2 का स्क्वायर जो है ना 4, और प्लस जो है ना आपके पास जो है ना बेटा जी c आ जाएगा। तो x माइनस जो है ना यू हैव x माइनस 1, दिस इज x माइनस 1 नॉट 2, दिस इज x माइनस 1, ये x माइनस 1 है। तो इसमें आप पुट करोगे तो 1 नहीं आएगा, तो माइनस 1 का स्क्वायर लिखोगे तो वो 1 ही होगा। तो आपके पास जो c की वैल्यू बेटा बनेगी, तो 1 का स्क्वायर 1, तो c इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1 एंड दिस इज़ 2। तो आपके पास जो c की वैल्यू है बेटा जी वो 2 है। आप बस यही इक्वेशन उधर से कॉपी करके लिख लो, y इक्वल्स x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस 2, दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ कर्व। ये हमने इक्वेशन ऑफ कर्व निकाल ली। दोबारा बेटा देख लें, इक्वेशन ऑफ कर्व के अंदर स्टेप्स याद होने चाहिए हर बच्चे को, कि जो भी गिवन डिफरेंशिएटेड इक्वेशन होगी उसका जब आप इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे वो डिफरेंशिएटेड फंक्शन वापस ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट होगा और इंटीग्रेशन का साइन राइट साइड पे लगेगा। तो आपने राइट साइड की नॉर्मल इंटीग्रेशन करनी है, c आ जाएगा, क्योंकि लिमिट्स नहीं है तो c इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट को यूज़ करके c निकालो, और ये वाले मार्क्स बेटा किसी के भी नहीं कटने चाहिए, आपको अच्छी तरह से ये याद होना चाहिए। आप बेटा जी आगे आ जाएं, 4 मार्क का फिर देखें, 4 प्लस 4 8, तो ये 12 नंबर की रेंज है। ये जो आखिरी 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, या तो ये आपको ए ग्रेड ए स्टार की तरफ ले जाएंगे या फिर ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। तो इन चीज़ पे फोकस करें। टेंजेंट टू द कर्व इज़ 0,3, intersects the curve again at one other point that is P. Show that the x coordinate of the P satisfies this equation. अब आपके पास जो ये इक्वेशन है ये कैसे सेटिस्फाइड करेगी, देखें हमारे पास ये वाली इक्वेशन है 2x प्लस 1, हमारे पास पॉइंट वही है 0,3। अब जो डेरिवेटिव वाली इक्वेशन है, पहले तो डेरिवेटिव मुझे चाहिए, क्योंकि जब भी वो बात करता है इक्वेशन की हमें डेरिवेटिव होता है उसके लिए। तो f आपके पास जो डेरिवेटिव है उसका एक्सप्रेशन ऊपर से हमें मिलेगा, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में ही गिवन है। वो है हमारे पास बेटा जी ये वाला 1 माइनस 2 ओवर x माइनस 1, उसका जो ये ऑलरेडी टेकन डेरिवेटिव है, आपको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं x की वैल्यू पुट करूँगा 0, मैं इसमें 0 पुट करने लगा हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर 2, और आपके पास जो है ना x 0 तो माइनस 1, और माइनस 1 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा बेटा जी ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 1, तो मेरे पास जो 3 है वो डेरिवेटिव है। अब फंक्शन से अगर आप घबरा रहे हो तो ये dy बाई dx है, जो कि आपके पास 3 आ चुका है। अब हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो यहाँ पर आप इक्वेशन निकालोगे। आप इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है बेटा, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब आपके पास 0,3 पॉइंट भी है और डेरिवेटिव भी है, तो y माइनस जो है ना आपने क्या लिखना है बेटा जी, यहाँ पर लिखना है 3, और ग्रेडियंट हमारे पास 3 है इंटू x, और x1 की जगह पे आप लिखोगे बेटा जी 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 3x, तो y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 3। ये मेरे पास इक्वेशन बेटा जी एक मैंने यहाँ से निकाल ली इस पॉइंट और डेरिवेटिव की मदद से। अब हमारे पास जो मेन इक्वेशन है
वो वाली जो स्टार्ट में जिसका हमने डेरिवेटिव लिया था और वो वाली जो इक्वेशन बनी थी, हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो क्या है, यहाँ पे जो आपने इक्वेशन बनाई है इंटीग्रेशन करके, ये y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस, ये इक्वेशन ऑफ कर्व की बात कर रहा हूँ, ये कर्व है। अब यहाँ पर कर्व की इक्वेशन लिखो और दूसरी इक्वेशन हमने यहाँ से निकाल ली। अब इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है बेटा जी, हमारे पास x प्लस जो है ना 1/x-1 होल स्क्वायर प्लस 2, ये कर्व की इक्वेशन है। और दूसरी हमने जो है ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना ली, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली, आपके पास कर्व की इक्वेशन मौजूद, टेंजेंट मौजूद, इन दोनों ने कर्व ने इन्होंने कट करना है फॉर इंटरसेक्शन, इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना है। तो इट मीन के फॉर इंटरसेक्शन आपको इनको इक्वेट करना पड़ेगा, दोनों चीज़ों को एक दूसरे के इक्वल पुट कर दो। इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है दिस इज़ 3x प्लस 3 इज़ इक्वल टू, जो कर्व की इक्वेशन है वो आपके पास है x प्लस 1/x-1 इसका स्क्वायर और प्लस 2। अब देखें यहाँ पर मैं हमेशा जब भी एलसीएम आता है, मैं एलसीएम से जान छुड़ाने के लिए पूरी इक्वेशन को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखो इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही डिनोमिनेटर है x-1 होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, एग्जामिनर को कहूँगा कि भाई मैं एलसीएम नहीं ले रहा, मैं इस पूरी इक्वेशन को इस डिनोमिनेटर के पूरी इक्वेशन को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक्चुअली दिस इज़ द एडवांस थिंग टू अवॉइड योर एलसीएम। आपने एलसीएम को अवॉइड करना है, नहीं तो मज़ीद मुफ्त के वैसे टाइम वेस्ट होगा। मुझे डिनोमिनेटर में x-1 होल स्क्वायर है, अब ये सब से मल्टीप्लाई करेगा। तो सबसे पहले जो है ना बेटा जी आपके पास ये x-1 जो है ना ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा। अब जब ये 3x से आपके पास मल्टीप्लाई कर जाएगा तो आपके पास जो है ना क्या चीज़ बच जाएगी, तो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ये जो x-1 है इसका जो है ना आपके पास स्क्वायर है, इनटू आगे आपके पास 3 है और आपके पास जो x है ये वाला, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस जो है ना 1 दैट इज़ इक्वल टू, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इस x के पास कुछ नहीं है तो इस x के साथ पूरे का पूरा x-1 मल्टीप्लाई करेगा, जस्ट लाइक पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये आपके पास x और इसके साथ जो है ना आपके पास आ गया x। x-1 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? जी बेटा, आप सबको x-1 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? क्योंकि अदरवाइज आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ये देखो राइट साइड पे जो इक्वेशन है उसके नीचे डिनोमिनेटर आ चुका है, वो फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन को सिंपली सॉल्व नहीं किया जा सकता जब तक आप एलसीएम नहीं लोगे। तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया, ये टेक्निक पकड़ लो, कभी भी गलती नहीं होगी, आपकी इक्वेशन फ्रैक्शन से ऑटोमेटिकली स्ट्रेट इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर मैं देखो पिछले कुछ दिनों से यही काम कर रहा हूँ, जब भी मेरे पास फ्रैक्शन आती है मैं एलसीएम नहीं लेता, जो डिनोमिनेटर में चीज़ होती है उसको मैं सारी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक्चुअली दिस इज़ एलसीएम ऑफ एडवांस वे, आप एडवांस तरीके से एलसीएम ही कर रहे हो, एग्जामिनर को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये x-1 होल स्क्वायर तमाम से मल्टीप्लाई करता हुआ जा रहा है। तो अब आपके पास जो है ना ये राइट साइड पे हम पहुँचे और प्लस जो है ना आपके पास यहाँ पर जब ये इस अपने ओरिजिनल फ्रैक्शन के पास आएगा ना x-1 होल स्क्वायर और x-1 ख़त्म, यहाँ पे आपके पास 1 बच जाएगा और यहाँ पर देखें 1 हमारे पास हुआ, प्लस आगे 2 के साथ भी ये पूरे का पूरा मल्टीप्लाई करेगा। दिस इज़ x-1 और 2 स्क्वायर। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन मैनेजमेंट की ज़रूरत है क्योंकि ये लंबी कैलकुलेशंस होती हैं और इनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं। तो जब आप इन चीज़ों को टैकल करना सीख लोगे तो 4 क्वेश्चन जो लास्ट वाले हैं ये आपको 40+ पे पहुंचा देंगे। फिर आपने आराम से पीछे स्टार्ट वाले क्वेश्चंस में जाते जाना है, स्टार्ट वाले बाइनोमियल में, स्टार्ट वाले क्वाड्रेटिक्स में टाइम वेस्ट नहीं करना। आपका टास्क ही ये वाले मेजर क्वेश्चंस हैं, तो इसके बाद आपका रिजल्ट इंशाल्लाह सिक्योर हो जाएगा। अब यहाँ पर सर अगर एक से ज़्यादा फ्रैक्शन हो फिर क्या करना है? एक से ज़्यादा फ्रैक्शन होगी तो वो सेम होगी, मतलब x-1 होल स्क्वायर तो दूसरी x-1 होगी। तो फिर आपको जो बड़े वाली पार्शियल फ्रैक्शन में हमने की हुई हैं
जो अगर x माइनस वन होल स्क्वायर है तो इसके साथ दूसरी फ्रैक्शन अगर होती तो x माइनस वन की ब्रैकेट होती, लेकिन वो नहीं है तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। अगर दो डिफरेंट आ गई हैं तो फिर तो मजबूरी है बेटा एलसीएम ही लेना पड़ेगा। मैं तो आप लोगों को एलसीएम से बचाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं राइट पे एलसीएम लेता, फिर ये इसको सीधा करता, डिनोमिनेटर को सेम करता, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करता, तो यहाँ पर ही आपके 10 मिनट फंस जाना था आपने। तो अभी यहाँ पर जो है ना बेटा जी देखो मेरे पास, मैं इस नंबर को पहले लिख लेता हूँ। तो देखें 3, क्योंकि कैलकुलेटर ने भी हमें हेल्प करना है लेकिन बहुत कुछ चीज़ें हमने खुद करनी होती हैं। तो 3 इंटू एक्स प्लस वन हमारे पास है बेटा जी, और लेफ्ट साइड पे जो ब्रैकेट है विद स्क्वायर, तो दिस इज एक्स माइनस वन होल स्क्वायर यहाँ पर मेरे पास हो गया। मैंने इसको सीधा करके यहाँ पर जो है ना ये लिख दिया। अब जो है ना राइट साइड के ऊपर x इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर है, राइट साइड पे आपके पास x माइनस वन का होल स्क्वायर है। तो अब आप जो है ना इसको, ये प्लस वन भी यहाँ पर आपके पास है, तो यू कैन सिंपली से कि सर हमारे पास इसको हम आइडेंटिटी को खोल भी सकते हैं। अगले स्टेप में मैं इसको खोल ही दूंगा। लुक, अगर आप कहो कि ये x है और ये x माइनस वन होल स्क्वायर है, तो और ये x माइनस वन होल स्क्वायर है, ये तो दोनों स्क्वायर आपके पास आ गए। ये भी x माइनस वन का होल स्क्वायर है राइट साइड के ऊपर, और x माइनस वन का भी होल स्क्वायर है। तो आप x माइनस वन होल स्क्वायर ही कॉमन ले लो। देखो यहाँ पर x माइनस वन होल स्क्वायर, x माइनस वन होल स्क्वायर है, तो यू कैन से कि दिस इज x माइनस वन होल स्क्वायर ही मैंने कॉमन ले लिया। और उसके बाद जो है ना ये आपके पास ये वाला x और प्लस वन है, और वन प्लस ये आपके पास टू भी है, तो ये आपके पास अगली चीज़ बन जाएगी बेटा जी x प्लस टू ये वाला, और आखिर में प्लस वन। तो ये राइट साइड को मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। यहाँ पर हमने करना क्या है भाई, वो क्या करवाना चाहता है हमसे, हमें ऐसी वेयर्ड किस्म की इक्वेशन में फंसा दिया। शो दैट द आपका जो कोऑर्डिनेट है वो ये चीज़ आपके पास बननी चाहिए। हमने उस वेयर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये इक्वेशन बना के दिखानी है। हमने एग्जामिनर को ये वाला रिज़ल्ट दिखाना है। तो ये सारी मेहनत इस चीज़ पे हो रही है कि इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो वही आना चाहिए जो वो पूछ रहा है। तो मेरे पास जो है ना यहाँ पर देखें लेफ़्ट साइड पे वही 3 है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो। 3 इंटू जो है ना बेटा जी ये x प्लस वन, लेफ़्ट साइड पे अभी भी मेरे पास x माइनस वन इसका स्क्वायर है। अब मैं उधर से राइट साइड से चीज़ों को लेफ़्ट साइड पे लेके आ जाता हूँ। अगर मैं इन दोनों चीज़ों को उठा के मैं लेफ़्ट साइड पे लेके आ जाऊँ तो मेरे पास जो है ना बेटा जी ये बन जाएगा x माइनस वन और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू जो है ना बेटा जी आपके पास x प्लस टू, ये भी इधर आ गया। वन को भी लेफ़्ट साइड पे लेकर आ जाओ तो वन भी लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके पास जो है ना ये आ चुका है। अब देखो आपके पास x माइनस वन जो है ना ये वाला, इस ब्रैकेट को आप पहले लिख लो, दिस इज़ x माइनस वन। बेटा जी आपका दिमाग घुमा के रख देंगी जब ये एडवांस कैलकुलेशंस के अंदर वो 13 मार्क्स 12 मार्क्स तक छुपा के रख देता है। इस पे फोकस रखना है आपने। तो x माइनस वन होल स्क्वायर, अब जो है ना आगे ये जो 3 इंटू एक्स है, तो 3 ये वाली ब्रैकेट ओपन करने लगा हूँ मैं, तो x माइनस दिस थिंग। तो अब इस ब्रैकेट के अंदर ये वाली ब्रैकेट मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए पावर वाली चीज़ों को मैं अलग कर रहा हूँ, तो 3x प्लस 3 मेरे पास आ गया, और माइनस जो है ना ये वाला x प्लस जो 2 है इसको इसके साथ आगे लिख दो क्योंकि सारी चीज़ें तो प्लस माइनस हो रही हैं। तो x प्लस 2 मेरे पास जो है ना यहाँ पर बन गया, और माइनस जो है ना आपके पास 1 है, इसको इक्वल टू 0 कर लो। ये x माइनस वन को तो मैंने एज इट इज़ रखना था, क्यों अभी बताता हूँ। x माइनस वन को मैंने कुछ भी नहीं कहा। अब इधर देखो अगर ये ब्रैकेट खोल दो, 3x में से एक x माइनस करो तो 2x आएगा, और आपने 3 में से 2 माइनस करो तो माइनस 1 आएगा। तो इस और माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब गौर से इस इक्वेशन को देखो, और जो इक्वेशन वो कह रहा है क्या ये सेम है। ये देखो x माइनस वन होल स्क्वायर 2x प्लस वन माइनस 1 आपके पास जो है ना इक्वेशन तो बन गई। 2x प्लस वन उसने पहले लिखा हुआ है, मैंने जो है ना 2x को बाद में लिख दिया है, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने 2x प्लस वन आपके पास जो है ना पहले, ये माइनस माइनस सॉरी ये प्लस होगा, तो आप इस 2x को पहले लिख लो, 2x प्लस वन पहले लिख लो, इंटू एक्स माइनस वन इसका स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप लिख दोगे शोन। ये 4 मार्क्स
इन कैलकुलेशंस की वजह से मिलेंगे। जो बच्चा इसको प्रूफ नहीं करेगा वो 1 नंबर भी एक्सपेक्ट ना करे। इस 4 मार्क में उसने कंडीशन दी है कि भाई आपको ये वाली इक्वेशन प्रूफ करनी है। यू हैव टू शो दैट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस। तो ये इक्वेशन जो बच्चा बेटा जी प्रूफ करेगा, तो यहाँ पर 2 इक्वेशंस थी, 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया एंड यू गॉट द रिजल्ट, और वही रिजल्ट हमारे पास जो ना बेटा जी आ चुका है। अब वो कह रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 3/2 हो, अगर हमारे पास x की वैल्यू बेटा 3/2 हो, तो वेरीफाई करो कि ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, और उसका y कोऑर्डिनेट भी बेटा जी आपने निकाल देना है। अब ये जो इक्वेशन हमने प्रूफ की इतनी मेहनत के बाद, और वो इक्वेशन है हमारे पास बेटा जी 2x आपके पास +1, हमारे पास है जी 2x + 1, ये वाली इक्वेशन जो अभी प्रूफ की इतनी मेहनत के बाद, x - 1 इसका स्क्वायर -1 = 0। वेरीफाई करो कि अगर x की वैल्यू 3/2 हो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइज हो जाए, और y के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल दो। पहले तो इसमें x की जगह 3/2 पुट करते हैं बेटे जी। जैसे मई जून में लास्ट ईयर एग्जामिनर ने आपका वेरिएंट इतना टफ बनाया है कि पूरा लाहौर रो रहा था कि P1 बहुत टफ था, तो बेटा जी अब उन्होंने टफ से टफर सिचुएशन में जाना है। यू हैव टू बी इन द पिक्चर। अगर आपने अपने आप को सर्वाइव करना है तो इधर जाना पड़ेगा। वो इस लेवल पे पेपर को लेके जाता है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है दुनिया में। सारे एशियंस जाके उनके जो है ना कंपनीज़ के हेड बन गए हैं। वो कह रहे हैं इनको कंट्रोल करो, ये जो है ना बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इनको औकात में रखो। तो उनके हम औकात में रखने के चक्कर में ना वो ऐसी ऐसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस दे देंगे जिसमें कैलकुलेशंस ही आपका टाइम वेस्ट करेंगी। लेकिन उसी पैटर्न पे मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग कोऑपरेट करो तो इंशाल्लाह A* हम मैनेज कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर 2, और इसके अंदर जो है ना बेटा जी वैल्यू आपने पुट करना है, 3/2 पुट करो। 3/2 पुट किया और +1 दिस इज़, और x - 1, तो दिस इज़ 3/2 -1 इसका स्क्वायर -1 = 0। ये कब सेटिस्फाइज होगी? जब राइट साइड 0 है तो लेफ्ट साइड भी बेटा 0 आ जाए। 2 से 2 कट जाएगा, 3 + 1 लेफ्ट साइड पे आपके पास जो है ना ये 4 आ जाएगा, और इनटू 3/2 -1 जो है ना आपके पास बेटा जी, और इसका स्क्वायर है तो ये भी 1/4 हो जाएगा, और -1 = 0। तो आपके पास जो है ना ये वाला 1/4 से ये 4 कट जाएगा, 1 - 1 = 0। तो लेफ्ट साइड पे 0, राइट साइड पे भी 0। यस सर, ये वाला अगर x 3/2 है तो दिस विल सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। हमने ये बात उसको बता दी, और वो सिर्फ 1 मार्क देगा इस चीज़ का, क्योंकि इसने 2 मार्क का क्वेश्चन दिया है। और अब उसने कहा है कि फाइंड द y कोऑर्डिनेट। अगर x की वैल्यू बेटा जी 3/2 हो तो आपने y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास इक्वेशन तो अपनी थी, y = x की जगह पे जो मेन इक्वेशन है हमारी क्वेश्चन वाली, ये देखो y = हमारे पास ये पीछे मेन इक्वेशन है। हम कितना लंबा क्वेश्चन चलते हुए आपके पास जो है ना ये आ रहे हैं। हमने डेरिवेटिव से एक इक्वेशन निकाली थी, y = x प्लस, दिस इज योर इक्वेशन, जो कि इंटीग्रेशन के बाद आई थी, इक्वेशन ऑफ कर्व थी। इस इक्वेशन ऑफ कर्व में हमने जो है ना ये वाली बेटा वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पे x की वैल्यू 3/2 अगर आप पुट कर दो तो y के कोऑर्डिनेट आएंगे, y = x एंड x इज 3/2 प्लस 1/x - 1। x तो आपका 3/2 है, -1 इसका स्क्वायर, और बेटा जी +2। अगर आप इसको कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए ये वाली फ्रैक्शन, मार्क स्कीम कह रही है कि जी 15/2 आपका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ से देखो हमने बेटा जी y कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये आपके पास जो है ना बेटा जी 2 मार्क्स यहाँ पर हुए, और उसके बाद जो है ना 2 के बाद जो है ना और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स, यहाँ पर 6 मार्क्स हो गए। 6 के बाद स्टार्ट में ही 4 मार्क का था, तो बेटा जी 10 मार्क्स यहाँ पर हो गए। तो आखिरी 2 क्वेश्चन 10 + 12 22 मार्क्स,
आई एम रिपीटिंग, मैं आपको बेटा जी झूठ नहीं बोलूँगा कि हलवा पेपर बन के आएगा, इसने हलवा नहीं बनाना। फेब मार्च का पेपर उठा के देख लो या और ये वाली चीज़ें देख लो, उसने इस लेवल पे अब मूव करना है। हर ईयर हर साल उसने यही काम करना है, क्योंकि उन लोगों ने हमें जो है ना कंट्रोल करना है कि भाई ये हर ए स्टार लेके आ जाते हैं। उनके अपने बच्चे 70% ले रहे हैं, अंग्रेज़ों के बच्चे अपने 70% पे वो खुश होते हैं, और ये वाले जो हमारे हैं बेटा जी वहाँ पे जाके ए स्टार डिस्टिंक्शन के साथ जाकर उनके सीईओ बने बैठे हैं। तो लिहाजा आप अभी से जाग जाओ, इस लेवल पे देखोगे पेपर को तो फिर बाकी कंपोनेंट आपको बहुत आसान लगेंगे। अदरवाइज़ जो है ना आप खुश होकर जाओ, खुश फहमी में कि हम जाएंगे और हमारे लिए हलवा रेडी होएगा या पीस ऑफ केक होगा पेपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डरा नहीं रहा, वही चीज़ें आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ कि इस तरह से प्रिपरेशन करनी है। अपना माइंड कन्वर्ट कर लो, इजी नहीं लेना किसी भी क्वेश्चन को। जब आप किसी भी टॉपिक को इजी नहीं लोगे तो वो वाला आपका टॉपिक आसान हो जाएगा, क्योंकि हम तैयारी ही मुश्किल वाले तरीके से कर रहे हैं और वही वाले हम कर रहे हैं। तो अब आप क्वेश्चन नंबर बेटा जी 8 पे आप आ जाओ। 9 हमने कर लिया। अब ये देखो आपका APGP वाला है, ये तो ये बहुत मैंने एक सारे। चीज पूछनी है। हाँ, ये पिछला वाला सवाल अगर नॉर्मल तरीके से करें तो ज्यादा आसान नहीं रहेगा? केड़ा नॉर्मल तरीका भाईजान? कौन सा नॉर्मल तरीका बताएं? इसमें और कौन सा तरीका है जो कि आप नॉर्मल तरीका आपके पास है, मुझे बताएं। आप उसका सीधा सीधा एलसीएम ले लेते, आपने वो पता नहीं हर किसी से वो मल्टीप्लाई। कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर है। वो देखो ये वाली कैलकुलेशन बेटा जी मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम जब इधर इस x-1 की पावर 2 का जब स्क्वायर, इसको एलसीएम लेकर इधर लाइन लगाओगे ना, और फिर जब इसको सॉल्व करोगे तुम्हें लग पता जाएगा ये वाला रिजल्ट प्रूफ। तो मुझे तुम्हें अब मैं ये बोल रहा हूँ, तुम्हें मैंने आज एक क्वेश्चन दिया था उसका मैकेनिक्स का, वो चैलेंज बेटा कंप्लीट करो, और प्लस जो है ना ये वाला क्वेश्चन आप एलसीएम के साथ कर लो। और अगर सबको ये वाला टास्क है, ज़रूरी नहीं है कि आप, मुझे ये चीज़ एक्सपीरियंस से लगी है कि 90% बच्चे एलसीएम लेते वक्त क्वेश्चन को इतना मैसअप कर देते हैं, वो इक्वेशन ऐसी अजीब शक्ल में चली जाती है उनसे कंट्रोल ही नहीं होती। तो मैंने ये वाला तरीका उनको सिखाया कि भाई जब भी डबल इक्वेशंस हों आपके पास, अगर वो डिनोमिनेटर मौजूद है और वो एक ही है, या अगर दोनों का जो है ना एलसीएम फॉर एग्जांपल अगर होता ना 6 और 12 होता, तो मैं पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर देता, तो फिर भी मेरी इक्वेशन स्ट्रेट होकर इजी बन जाती है। अब ये मेरी टेक्निक है, जो इसको अपनाएगा वो भी रिज़ल्ट देख ले, और जिसको सिर्फ एलसीएम लेना, बचपन से आपको एलसीएम सिखाया गया है, मैं ये नहीं चाह रहा, लेकिन मेरा पर्पस बेटा, आई एम हेयर फॉर योर बेटरमेंट। तो आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक मैं सिखा सकूं ताकि आप पेपर में गलती ना कर सको, आप इसको घर में उसमें कर लेना एलसीएम के थ्रू। इफ़ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग एलसीएम मेथड क्विकली, तो फिर आप उसको यूज़ कर लो। सबके लिए ओपन ऑप्शन है, जिसमें आप देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि बेटा जी सब्सटीट्यूशन करो, तुम कहते हो नहीं हमें एलिमिनेशन अच्छी लगती है, मैं एलिमिनेशन करता हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं सर सब्सटीट्यूशन मज़े की है। तो भाई ये मल्टीपल मेथड्स होते हैं, जो मर्ज़ी करो, कोई नहीं तुम्हें रोकेगा, लेकिन एंड रिज़ल्ट सबका सेम आना चाहिए। अब देखें पेपर ऐसा ऐसा APGP की तरफ जा रहा है और ये बच्चे खुश होते हैं, APGP तो सर जी बहुत आसान होता है। अब देखो आपको APGP, हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं। जो बच्चा ऊपर से टॉप से नीचे जाएगा वो क्वेश्चंस के लेवल को देखता जाए। 5 मार्क। A progression has first term A and second term this fraction variable involved where A is a positive constant. For the case where the progression is geometric and sum to infinity is 264, find the value of A. आपने उनको A की वैल्यू फाइंड करके देनी है। देखो यहाँ पे कोई सिंपल वाला कॉमन डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे सिंपल वाली कोई कॉमन रेशो नहीं है। तो अब देखो इसको करना कैसे है, घबराना नहीं है बेटा, आराम से इजी होके देखो। जब जीपी होता है, जीपी की जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए होती है, सेकंड टर्म ए आर होती है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर होती है। APGP मैं कहता हूँ 80% इधर से रेडी होता है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी,
थर्ड टर्म आपके पास a प्लस 2d एंड सो ऑन। जब AP का वर्ड आए तो ये सोचो, वो बचपन वाले फार्मूलाज भूल जाओ। nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दिस इज नॉट ओ लेवल बेटा जी, ये ए लेवल है। फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म a प्लस d है, थर्ड टर्म a प्लस 2d है। फॉर GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पहली टर्म a है, सेकेंड टर्म AR है, थर्ड टर्म AR स्क्वायर है। अब देखो जब इधर से सोचोगे ना, अब उसकी लैंग्वेज तुम्हें समझ आएगी। सेकेंड टर्म ये है तो सेकेंड टर्म को GP में तो AR कहते हैं। अब देखें कैसे स्मूथली मैं जा रहा हूँ। सेकेंड टर्म आई नो इन GP इज AR, और उसको उसने बता दिया कि सर ये a स्क्वायर ओवर a प्लस 2 आपने लेनी है। ओके, मुझे R चाहिए, मुझे कॉमन रेशो चाहिए। आपको सिखाते हैं कॉमन रेशो के लिए सर नेक्स्ट डिवाइडेड बाय प्रीवियस। आप अगर ये करोगे तो आपको जो है ना R मिलेगा। यहाँ पे क्या करोगे तो आपने a स्क्वायर और a को आके इधर बेटा जी इसके साथ डिवाइड कर दो। तो जब आप a को डिवाइड करोगे तो बेटा जी आपके पास ऊपर a, एक्चुअली ये a और ये वाली पावर कट जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस 2। दिस इज़ माई कॉमन रेशो R। अब जब कॉमन रेशो है सम टू इन्फिनिटी, अब सम टू इन्फिनिटी का फार्मूला बेटा आपको आना चाहिए। लोग सम टू इन्फिनिटी का फार्मूला क्या होता है खिज़र? ये वैसे गिवन भी होता है, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। सम टू इन्फिनिटी हमारे पास, मुझे याद नहीं, आपको ये भी याद नहीं है। ओके, आप डाटा बुकलेट से ही देख लीजिएगा। a ओवर 1 जी मैं देख माइनस r, जो सम टू इन्फिनिटी है वो a ओवर 1 माइनस r होता है बेटा। और सम टू इन्फिनिटी की वैल्यू ही गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एंड दैट इज 264। ये वैल्यू गिवन है आपके पास ओवर a और 1 माइनस r की जगह पे अब ये पूरी चीज़ लिखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि r का तो एक्सप्रेशन है, r तो हमारे पास है ही नहीं। तो यहाँ पे बेटा जी मैं लिखूँगा a ओवर a प्लस 2। जितना भी इंटेलिजेंट बच्चा क्यों ना हो ना, जो अपने आप को कहता है कि मैथ्स का एक्सपर्ट हूँ, वो इन चीज़ों में वो भी बेचारा बेबस हो जाता है कि मैं अब क्या करूँ। जब आपको एक्सप्रेशंस को बेटा जी डील करना है तो आपको एक्सप्रेशन को ही डील करना पड़ जाएगा, उधर कुछ। अब इसका एलसीएम लो। अब मेरी वाली टेक्निक भी फेल हो गई। 1 माइनस a ओवर a प्लस 2 है। अब मैं यहाँ पे बेटा कुछ नहीं कर सकता सिवाय एलसीएम लेने के। तो मैं यहाँ पर जो है ना ये नीचे एलसीएम लूँगा a प्लस 2। तो अब ये मेरे पास ऊपर बेटा जी आ जाएगा a प्लस 2 माइनस a के साथ बेटा जी ये a ऊपर अभी a मौजूद है इसके ऊपर, तो इसको बड़े एहतियात के साथ आपने करना है। और ये वाला जो है ना फ्लिप कर जाएगी फ्रैक्शन जब डिवाइड हो रहा है। 2 ओवर a प्लस 2 का मतलब है कि नीचे वाला फ्लिप करके ऊपर जाएगा जब डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इज 264 इज इक्वल टू ये a, और ये वाला a प्लस 2 ऊपर वाले a से जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो दिस विल गिव यू a इंटू a प्लस 2 ओवर 2। तो ये वाला 2 नीचे चला जाएगा। अब मेरे पास एक इक्वेशन बनना चाहती है जो कि क्वाड्रेटिक जाएगी। 2 इंटू 264, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 528 आएगा। अब इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो तो a स्क्वायर प्लस 2a। अब आप बेटा जी इसको अगर सीधा कर दो तो इक्वेशन बन जाएगी a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब आपने कैलकुलेटर यूज करना है, तो कैलकुलेटर आपको जो है ना डायरेक्ट वैल्यू दे देगा बेटा जी। एक आयोटा में आंसर आता है। जी बेटा, आयोटा में आंसर आ रहा है मेरा। और नहीं आएगा बेटा आपका आयोटा के अंदर। क्यों आएगा आयोटा के अंदर आंसर? a माइनस 24। मैं तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग भी कर दूं बेटा जी। 22 24 आ रहा है माइनस। तो 22 और 24 ही मैं लिख रहा हूँ माइनस के अंदर। तो यही तो a की वैल्यूज़ हैं, लेकिन उसने कहा था कि वो पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो a इज़ इक्वल टू 22 ही लिखना पड़ेगा। हम माइनस वाली टर्म को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि देखो उसने कहा हुआ है कि वेयर a इज़ पॉजिटिव। a की जो वैल्यू आई हमारे पास 2 आई है, एक नेगेटिव 24 और एक पॉजिटिव 22। तो हमने पॉजिटिव लेना है। उसने हमें यही बोला था कि बेटा a की वैल्यू निकालो। अब बताओ बच्चों, जब P1 को भी आप इतना इजी कंपोनेंट नहीं ले सकते। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन कि भाई P1 भी हाई लेवल पे अब जा चुका है। सिर्फ M1 S1 ग्रिप में
इसको इस लेवल पे तैयार करो। और P3 की भी बेटा जी यही वाली टेक्निक्स आपको मैंने सिखानी है, तो P3 भी इंशाल्लाह आप लोग क्रैक कर जाओगे। बाकी चाहे बच्चे 15 साल के पेपर भी करके आ जाए ना, अगर इस लेवल पे नहीं मूव करेंगे वो नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो 5 नंबर यहाँ पर हैं, अब बेटा करके दिखाओ, वर्किंग देखो। वो कह रहे हैं कि क्या करना है, 10 नंबर और आ गए तो 32 मार्क्स तक। फॉर द केस वेयर द प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक एंड ए इज 6, determine the least value of n required for the sum of the first n terms to be less than -480। अब बताओ खिजर कोई है माइंड में वर्किंग, इधर क्या करेंगे? क्लास एंड होने वाली है, क्लास एंड होने वाली है। क्लास एंड होने वाली है तो बस ये मैं रिकॉर्ड ही करता जा रहा हूँ। कितने मिनट्स हैं? लुक, अब पार्ट बी को देखो। For the case where the progression is arithmetic and a is 6, determine the least value. If a is 6, then a plus d equals a square over a plus 2। अरिथमेटिक में चेंज हो चुका है, तो योर कॉमन डिफरेंस, हमारा जो कॉमन डिफरेंस होएगा वो a is 6, तो 6 का स्क्वायर, दिस इज 6 स्क्वायर ओवर 6 प्लस 2 -6, तो यहाँ से मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा एंड कॉमन डिफरेंस इज -3/2। दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। अब हमने सम का फार्मूला लगाना है। सम टू n टर्म्स हमारे पास जो है बेटा जी वो है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d and close the bracket, and which is less than -480 and this is less than -480। अगर ये उससे लेस देन -480 है तो अब इक्वल का साइन आप ख़त्म कर दो। हमारा जो अब इनइक्वालिटी जो है ना ये बन चुकी है, तो हमने अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो दिस इनइक्वालिटी इज n/2 इंटू ए की वैल्यू 6 है, तो 6 टाइम्स 2 जो है ना आपके पास 12 आ जाएगा, प्लस कॉमन डिफरेंस -3/2 है। हमारा कॉमन डिफरेंस -3/2 है, तो ये d -3/2 जब ब्रैकेट को ओपन करेगा तो बेटा जी ये आपके पास बन जाएगा -3/2n। दिस इज -3/2n प्लस 3/2 एंड विच इज लेस देन -480। अब n/2 है, सिंप्लीफाई अगर आप इसको करना चाहो, दिस इज n/2, दिस इज द इक्वेशन। अब हम इसमें फर्दर 6 टाइम्स 2 12 हो गया, 3/2 हो गया विच इज लेस देन दिस। सो 2 से ये 2 6, हाँ यस यू कैन सिंप्लीफाई इट, तो ये आपके पास बन जाएगा n6n, जब ये 2 और ये 12 कट जाएगा, फिर ये पूरे से मल्टीप्लाई करेगा n/2, तो मेरे पास आ जाएगा -3n² ओवर 4 देन प्लस 3/n ओवर 4 प्लस 480 लेस देन इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर के अंदर जो है ना 4 है, तो मैं पूरी इक्वेशन को अगर -4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि जब भी किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया जाता है वो साइन फ्लिप कर जाता है, ये लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखना है आपने। तो ये मेरे पास जो है ना आ जाएगा -4n देन प्लस 3n², -4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो -3n and -1920, now it is greater than 0। अब सारी चीज़ों को अगर आप एक साइड पे ले जाओ या नेगेटिव ख़त्म कर दो, तो अब आपके पास जो है ना बेटा जी बन जाएगा 3, इसको रीअरेंज करो, दिस इज 3n² -27n -1920 ग्रेटर देन 0। और अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर दो तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी n² -9n -640 and this is greater than 0, this is greater than 0।
So you can apply a quadratic formula. N equals minus b, this is 9 plus minus अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर आपके पास 81 आएगा, इंटू 4 इंटू ए इंटू सी, एंड सी इज minus 640. This is minus 640 over 2a. So this is 2 into a is 1. So you can get your n with the help of the calculator. तो दो आंसर आएंगे. n1 is your 30.1953 and your n2 is negative 21.195. So n is greater than positive number, so this is 30.79. so the value for the n is 31. तो n की वैल्यू है वो बेटा जी 31 है. सो ये यहाँ पे 5 नंबर आपको मिल गया. तो 5 + 5 10 मार्क क्वेश्चन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रोंगटे खड़े कर रहा है ये वाला पेपर. लुक, अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप आ जाओ. The function f is defined by f of x that is equal to 2 minus 5 over this, and the domain is x is greater than minus 2. Find the range. Look, find the range of the function. We are subtracting a from 2. We are subtracting a term. ये वाली पूरी टर्म देखो, ये वाली पूरी की पूरी टर्म 2 से माइनस हो रही है. तो इसका मतलब है कि x की तमाम टर्म्स 2 से छोटी होनी चाहिए. अगर कोई टर्म पूरी की पूरी, वी आर सब्ट्रैक्टिंग टर्म, तो यहां पर आप लिख सकते हो वी आर सब्ट्रैक्टिंग. हम क्या कर रहे हैं? हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अ टर्म. वी आर सब्ट्रैक्टिंग अ टर्म फ्रॉम 2. Everything is less. All values of f of x, all values of f of x must be less than 2. So our range is your f of x, all values of f of x are less than 2. So this is the range of the function. This is the range of the function. Obtain an expression for f inverse and state the domain. So we want to get our f inverse. So f inverse can be, if I say our f inverse x, if I let it with y, and then I want to make my x the subject when f inverse goes to the other side, so it is f of y. So if it is x and our function is 2 minus 5 over x plus 2. Now the function has converted into y term. So it would be like y plus 2. So you need to make y the subject over here. So if I bring this term to the left hand side, so this is 5 over y plus 2 equals 2 minus x. I want to make my y subject. So doing cross multiply, y plus 2 is equal to 5 over 2 minus x, and now y is equal to 5 over 2 minus x minus 2. This is y, and y is f inverse. This is y and y is f inverse. So you can simply say okay, our f inverse x equals this is 5 over 2 minus x minus 2. This is inverse, and range of f is the domain of f inverse. We know the range of f is the domain of inverse, is the domain of f inverse. So domain of f inverse is x less than 2. This is the domain. This is the inverse and that is the domain.
It's 3-mark question. The function g is defined by g of x is this. Obtain an expression for fg of x. I want to get my composite fg of x. This is an expression, and this is 2 minus 5 over x plus 3 plus 2, and that is equal to 2 minus 5 over x plus 5, and if I take the LCM, that is x plus 5 over 1, so you can cross multiply it, so this would be 2x plus 10 minus 5, so it is our actually expression, that is 2x plus 5 over x plus 5. This is the expression of f g of x. This is question number 7. Question number 6. Find the area of the shaded region. This is theta and r is given. Then arc length of AB is given. When we are given the arc length of AB, and arc length equals r theta. Arc length equals r theta, and arc length is 9.6 equals r theta. If I want my theta, that is equal to 9.6 over r. This is my theta. And area of sector is also given. So your area of sector is 76.8. Area of sector is also given. This is 76.8 centimeter square, and area is 1 over 2, that is r square theta equals 76.8, and we know this is 1 over 2 r square into theta. Theta is 9.6 over r, and that is equal to 76.8. This r cancels this r, so we are going to get our r, that is 76.8 times 2 divided by 9.6. So this is r, and our r is 16. We got our radius, and that is 16. So now I am going to get my shaded area. I am going to get my shaded area. Shaded area can be calculated like area of sector OAB minus area of triangle OAB. If area of sector is 76.8 minus area of triangle 1 over 2 AB, A is 16, then again 16 into sine, and sine of 0.6, that is also given, and your answer is 4.5257634, and the answer to 3 significant figure is 4.53 centimeter square. This is 3 significant figure answer for the shaded area. Now part B, find the perimeter of the shaded region. So for perimeter we need AB, length AB, and length AB can be calculated using your cosine rule. Then radius, the sides are 16 into 16 square minus 2AB into 16 into cos of 0.6. If you get your calculator, so you can simply say okay, this is 512 minus this is 512 cos of 0.6 and the whole under root. Leave this as it is. So for the perimeter, we know the arc length plus AB, and your arc length is arc length. We know perimeter is your arc length plus
AB. So arc length is 9.6 plus everything in under root, that is 512 minus 512 cos of 0.6, and your final answer is 19.0566, which is nearly equal to, till three significant figures, 19.1. This is the perimeter. And I think we are done with question number 6. Now the question number 5, equation of circle. The question number 5 is your equation of circle. A circle has equation this, that is equal to 40. A line with equation y is equal to x minus 9 intersects the circle at point A and B. So this is my equation of circle. This is x minus 1 and it is whole square plus y. Y is x minus 9. You can write x minus 9 plus 4 and it is whole square, and that is equal to 40. If you expand this bracket, so this would be like x square minus 2x plus 1 plus x minus 5. So it would be like x square minus 10x plus 25 minus 40 is equal to 0. So this would be like 2x square minus 12x minus 14 is equal to 0. So do midterm breaking, it would give us x minus 7 into x plus 1. You can take 2 as common as well. So if my x is negative 1, x is 7. So for y coordinate, y is equal to x minus 1 minus 1 minus 9 is minus 10. And again I have another, so this is y, and 7 minus 9, this is 7 minus 9, it is minus 2. So I have my two coordinates, one is a, and a is minus 1 comma minus 10. These are the coordinates of a. And the coordinates for b are 7 minus 2. So these are the coordinates for point B. We got our coordinates. Find the equation of the circle with diameter b. With diameter b, if we have a and b coordinates, then diameter AB will be distance formula. This is x2 minus x1. So this is 7 minus minus 1. So minus minus plus. This is whole square plus minus 2 minus minus plus, so 10 whole square. 7 plus 1, 8 is 64 plus 64. This is actually giving you 8 into 2 under root. This is your AB diameter, and our radius is 1 over 2 of this. This is 8 under root 2 divided by 2. So this is actually 4 under root 2. So the center is midpoint minus 1 plus 7 over 2, and it is minus 10 plus minus minus 2 over 2. So it is giving me 3 comma minus 6. So this is center, that is radius. So we can get our equation, that is x minus 3 whole square plus y plus 6 whole square is equal to radius, that is 4 into 2 under root, and everything is squared. So when everything is squared, so this is 32, and this is x minus 3 whole square
plus y plus 6 whole square. This is the required equation of the circle for question number 5. So question number 4. Tan squared, show that the equation this may be expressed in this form. We can express this equation in that form. So I can write my trigonometric equation, that is 3 sine square x divided by cos square x minus 3 sine square x minus 4, that is equal to 0. When I have my denominator, I can multiply the whole thing with my denominator, that is cos square x. So it will be giving you like 3 sine square x. So this is my 3 sine square x minus 3. This is sine square x cos square x minus 4 cos square x, that is equal to 0. I can replace my sine square x with 1 minus cos square x. Yes, sine square x can be replaced with 1 minus cos square x minus 3. This sine square can be replaced with 1 minus cos square x into cos square x minus 4 cos square x, and that is equal to 0. And this is minus sign. So if I multiply with 3 with this bracket, so it is giving me 3 minus 3 cos square x minus 3 cos square. Then I will multiply this, would become like 3 cos square x minus plus. This would become 3 cos x power 4 minus 4 cos power 4x, and that is equal to 0. So I can simply write it is 3 cos power 4x minus 10 cos square x plus 3, and that is equal to 0, and it has been shown. So this equation we need to show. So the B part of this question is, this is the quadratic in cos square x. Actually, this is the quadratic in cos square x. So you can simply say okay, quadratic in cos square x, so tan theta, that is actually 3 cos power 4x minus 10 cos square x plus 3 is equal to 0. So it is quadratic, actually x square is the quadratic, so I can do this cos square x minus 3 into 3 cos square x into 3 cos square x minus 1, and that is equal to 0. So if I say okay, this is my 3 cos square x minus 1, and that is equal to 0. So my cos x is equal to plus minus 1 over 3 under root, and I want my x, so my x will be equal to cos inverse of 1 over under root 3, and my x will be, my x is 54.7 degree or 125.3 degree. You can check this thing. Or on the other side, I can say this is cos square x minus 3, that is equal to 0. So you can say cos x is equal to plus minus under root 3. So that is undefined. It becomes undefined. You cannot get answer from this side. So we are done this question as well. Now the question number 3, that is your binomial expansion. So you can apply your binomial expansion formula and you can expand it till 5 terms. The formula is for the binomial expansion, this is a plus b to the power n, so it is actually a to the power n, then nc1 a to the power n minus 1 b to the power n, and so on. So binomial, you can do binomial by yourself. Now this is a quadratic one. You have to find the value
if f of x is this thing and it is greater than 2, so just it is an inequality x square minus 6x plus c that is greater than 2. So this can be expressed as a completed square form. So you can say okay, this is x minus 3 whole square minus 3 square plus c that is greater than 2. So if I say it is x minus 3 and this is whole square minus 9 plus c minus 2 is greater than 0, so you can get your expression from this. So this is question number 2. And question number 1, the last question of this question, we have to describe the transformations. So for the transformation, you have your coordinates. If you have your coordinate, that is a, and a is 1 comma 3, and then you have b coordinates. B coordinates are 2 comma 5, and then you have coordinates that are c, that are 4 comma 4, and you want to convert it into a dash. So your a dash will be 2 into 1, subtract minus 2 and multiply it by with 2. If you multiply this and minus 2, and from b to b dash, if you want to get your b dash, so b dash when 2 multiplied by 2, so it will give you 4, and subtract 2, so it is giving you 3, and then from c dash 4 times 2 is 8, and subtract 2, so it will be giving you like 2. So this is actually translation. The first transformation is, this is translation. This is translation by vector. This is translation by vector, that is 0 minus 2, and then x coordinates are multiplied by 2. So you can simply say okay, the second is stretch. The second is stretch by factor 2 parallel to x-axis, parallel to x-axis. So this is what about all of this paper. So we done everything related to this paper.